तो इन 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर है महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां नागपुर हिंसा का अब बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आए। जी हां, नागपुर में जो हिंसा हुई, हिंसा के बाद से पुलिस लगातार जांच कर रही है। कई सारी गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। यहां तक कि जो पूरा मास्टरमाइंड है इस पूरी हिंसा का, उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब पूछताछ में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आए। कैसे, बताएंगे विस्तार से आपको। दूसरी महत्वपूर्ण खबर, दिशा सालियन मर्डर केस में इस वक्त नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि दिशा सालियन के पिता ने अब एक बार फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। 2 एक्टर्स का भी नाम लिया। बताएंगे विस्तार से पूरी खबर आपको साथ लेके। साथ ही तीसरी और प्रमुख खबर है मेरठ की मर्डर स्टोरी से जुड़ी। जी हां, मेरठ की ये मर्डर स्टोरी क्या है पूरी, जो इस वक्त लगातार चर्चाओं में बनी हुई है और जिसने हर किसी को चौंका दिया है, हैरान कर दिया। बताएंगे पूरी मर्डर मिस्ट्री आपको विस्तार से। तो ये तीनों ही प्रमुख खबरें जिन पर आज रहेगी न्यूज पंच के जरिए नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच के। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को 2 गुटों में हुई हिंसा की झड़प और आगजनी के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हिंसा से जुड़े हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें मुख्य मास्टरमाइंड फहीम खान शमीम भी गिरफ्तार किया गया और उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। दरअसल सोशल मीडिया पर किए गए भड़काऊ पोस्ट में नागपुर पुलिस ने साइबर सेल की ओर से दर्ज की गई 4 एफआईआर में से 1 एफआईआर में देशद्रोह की धाराएं भी लगाई गई हैं और इन एफआईआर में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें फहीम खान भी शामिल है, जिस पर देशद्रोह के आरोप लगे। अभी भी इलाके में कई जगह पर कर्फ्यू लगा हुआ है और पुलिस की जांच भी जारी है। अभी तक की जांच में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह की जा रही है इस पूरी हिंसा की जांच। डाला गया है वो गुना नंबर 30/25 में डाला गया है, जिसके अंतर्गत जो वायलेंस हुआ पुलिस के खिलाफ में, जो पत्थरबाजी हुई, उसको ग्लोरीफाई किया गया है। उसके साथ में ऐसे कमेंट डाले गए हैं, उसमें जो कैप्शन डाला गया है अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, ये उस वायलेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए, और जिसको हम लोग बोलेंगे कि आर्म्ड अग्रेशन को बढ़ाने के लिए और सबवर्सिव एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो उस प्रकार के पोस्ट डाले गए हैं। उस वाले उन लोगों के ऊपर केवल ये देशद्रोह का कलम लगाएंगे। 6 आरोपी हमने उसमें लिखे, उसमें फहीम खान भी है और उसमें और भी आरोपी अभी ऐड होंगे। 4 एफआईआर दाखिल की है। 230 के ऊपर प्रोफाइल्स है जिसकी इंफॉर्मेशन मांगी है, ब्लॉक करने के लिए दिया है, और अभी एफआईआर में 50 के ऊपर प्रोफाइल्स उसमें डाली गई हैं। तो साइबर डीसीपी नागपुर के, उनको आपने सुना, जो सीधे तौर पर इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई, कितनी एफआईआर की गई, ये तमाम जानकारियां दे रहे थे। लेकिन इसी के साथ ही नागपुर हिंसा की जांच किस तरीके से तेजी पकड़ती हुई नजर आ रही है, एक बार उस पर भी नजर डालेंगे। जहां अभी हमने आपको सुनाया साइबर डीसीपी की तरफ से, लेकिन अभी तक क्या कुछ हुआ है इस पूरी हिंसा की जांच में, वो आपको बता दें। कुल 10 एफआईआर अभी तक इस पूरे मामले में दर्ज की गई हैं, जिसमें से जांच में 18 टीमें इस वक्त लगी हुई हैं जांच करने के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि 200 लोगों की पहचान हो चुकी है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, वीडियोस के आधार पर, और बाकी जो 1000 लोग हैं उनकी भी पहचान अभी बाकी है, उनकी पहचान भी लगातार की जा रही है। तो ऐसे में लगातार ये कार्रवाई हो रही है और नागपुर हिंसा में अभी तक पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है वो हम आपको बता रहे हैं। कुल 10 एफआईआर अभी तक इस पूरे मामले में दर्ज की गई, लेकिन अभी 1000 लोगों की पहचान होना अभी भी बाकी है और पुलिस लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नागपुर हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन भी इस वक्त सामने आया। जब कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई तो पूछताछ में बांग्लादेशी कनेक्शन है। हिंसा के बाद से लगातार मामले की जांच हो रही है। 100 पोस्ट और वीडियो की पहचान इस वक्त की गई है, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई और वीडियोस शेयर की गई, उनकी पहचान भी इस वक्त पुलिस कर रही है। इसके साथ ही सांप्रदायिक अशांति फैलाना था इस पूरी हिंसा का मकसद। सीधे तौर पर अगर हम कहें तो जिस तरीके से उपद्रवी अचानक से वहां पर आते हैं और हिंसा फैलाते हैं, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर अब सामने हो रहा है कि ये पूरा प्री प्लान था। ज्यादातर सोशल मीडिया अकाउंट्स बांग्लादेश से संचालित होते हैं और इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ये नफरत फैलाने की कोशिश की गई, हिंसा भड़काई गई और बांग्लादेशी फेसबुक यूजर्स ने भड़काऊ पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया पर, जिसके बाद में कहीं ना कहीं ये हिंसा भड़कती हुई नजर आई। तो ऐसे में सीधे तौर पर अब देखें तो बांग्लादेश से जो कनेक्शन ये जुड़ा हुआ सामने आया है, तो बांग्लादेश कनेक्शन के जरिए भी अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस आगे करती हुई नजर आएगी। साथ ही आपको बता दें करीब 5000 सस्पेक्ट अकाउंट को हटाने का भी अनुरोध इस वक्त किया गया है, जहां से इस तरीके की जो पोस्ट है वो की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे।
योगेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि डीसीपी साइबर क्राइम के जो डीसीपी है नागपुर के, उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जानकारी दी और बताया कि अभी तक कितनी एफआईआर हो चुकी हैं और किस तरीके से जांच चल रही है। योगेश। कृतिका, देखिए अपडेट की बात करें तो सबसे पहला बड़ा अपडेट यही है कि देशद्रोह का जो धारा होती है वो लगाई गई है एफआईआर में कुल 6 लोगों में, जिसमें फहीम जो मुख्य आरोपी इस मामले में अब तक जिसका नाम सामने आ रहा है उसके खिलाफ भी लगी है। कुल 6 लोग हैं जिनके खिलाफ 153 जो है बीएनए, जो कि पहले 124A था आईपीसी में, वो जो धारा है वो लगी है। काफी संगीन धारा मानी जाती है और इसको लेकर जो है साइबर सेल ने पूरी जो है जानकारी इकट्ठा की है। एक जो बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूंगा, जो बांग्लादेशी कनेक्शन आ रहा है वो बेसिकली उसमें भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि साइबर सेल से जो जुड़े सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि एक वेल हेज्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत ये भी संभावना, इसकी भी संभावना या आशंका जो भी कह लीजिए, ये भी बन रही है कि जानबूझकर कई अकाउंट्स को बांग्लादेशी प्रोफाइल का नाम दिया गया हो ताकि उनको ट्रैक न किया जा सके, ताकि जो एक तरीके का हम टूल किट जिस तरीके से हम कहते हैं वो ये प्रोपेगेंडा एस्टेब्लिश किया जा सके कि देश के अंदर से नहीं बल्कि देश के बाहर की ताकतें हैं, उसको भी जो साइबर सेल है वो जांच कर रहा है कि क्या सही में बांग्लादेशी कनेक्शन है या फिर देश के अंदर ही वैसे लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेशी प्रोफाइल करके उस चीज को इस तरीके से प्रोपेगेट किया है ताकि वो लगे कि बांग्लादेशी कनेक्शन है। पहली बात। दूसरी बात, फाहिम को लेकर प्रोडक्शन वारंट जो है, प्रोडक्शन वारंट वो वारंट होता है जो कि जब ऑलरेडी कोई एक्यूज जो है वो कोर्ट में है या फिर पुलिस कस्टडी में है या फिर जुडिशियल कस्टडी में है, तो उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो उसको प्रोडक्शन वारंट कहते हैं। ये बेसिकली वो है, मान लीजिए कि कोई सीबीआई किसी आरोपी को पकड़े हुए लेकिन ईडी को भी उसे पूछताछ करनी है तो प्रोडक्शन वारंट की जरूरत होती है। इस मामले में साइबर सेल जो है उसने प्रोडक्शन वारंट को लेकर वो मूव कर सकती है कोर्ट, ये फिलहाल सूचना मिल रही है, क्योंकि फिलहाल फहीम जो है वो पुलिस कस्टडी में है। कल पुलिस कस्टडी खत्म हो गई। कई सारे आरोपी है जो फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। 85 का आंकड़ा जो है सुबह जो है वो रविंद्र सिंघल जो कि वहां के कमिश्नर ने उन्होंने दिया था। हालांकि आंकड़ा बढ़ रहा है, गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। तो कल बेसिकली इस मामले में जो जिनकी पुलिस कस्टडी खत्म होगी वहां पे उनको वापस पेश किया जाएगा जो पुलिस के द्वारा, और फिर ये चीजें सामने आएगी जो कि पुलिस कोर्ट को बताएगी कि पूछताछ के दौरान क्या चीजें जो है वो सामने आई। तो कल इस मामले में काफी महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि कल ही ये पुलिस हो सकता है कोर्ट में खुलासा करे, और पुलिस अगर इस मामले में चाह रही है कि आरोपी का जो पुलिस कस्टडी उसको एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, तो उसको लेकर पुलिस क्या ग्राउंड देगी वो देखना इस मामले में कल काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके साथ ही योगेश, अगर हम देखें तो 18 टीमें जो है वो इस वक्त लगातार जांच कर रही है। 200 लोगों की पहचान हो चुकी है, लेकिन अभी भी 1000 लोग ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं, यानी कि उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इस मामले में किस तरीके से जांच की जा रही है और लोगों की पहचान की जा रही है? देखिए, कई सारे एंगल हैं इस मामले में। टीम की बात इसलिए हो रही है कि साइबर सेल का अलग पूरा का पूरा सेटअप, साइबर सेल का अलग सेटअप है, अलग रिसोर्सेज है, और साथ में जो महाराष्ट्र की एटीएस एंटिटी स्क्वाड जो कि जिसका डोमेन जो है बेसिकली टेररिज्म को डील करना है, वो खुद इस मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम अलग जांच कर रही है, नागपुर पुलिस जो है वो भी जांच कर रही है, बाकी और एजेंसियां जो है वो भी इस मामले में जांच कर रही है। तो कुल मिला के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो चल रहा है इस मामले को किस तरीके से अनर्थ किया जाए कि कॉन्स्पिरेसी है किस पैमाने पर और कहां से हुई। दूसरी बात, जहां तक अगर आप इस जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी के अलावा अगर आप बात करें तो फहीम के बारे में जो मेन एक्यूज्ड है उसके बारे में अगर बात करें तो उसकी गिरफ्तारी चूंकि ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसके क्लू पे और ये चीजें कहां तक है और पर्दे के पीछे कितने लोग हैं, जैसा कि 1000 से ज्यादा का जो आंकड़ा आ रहा है, इसमें क्या वो लोग ही हैं जो ग्राउंड पे थे या फिर वो भी लोग हैं जो है जिन्होंने पहले कुछ कम्युनिकेशन किया हो या फिर कुछ उस तरीके के मटेरियल्स किए। क्योंकि अगर आप साइबर डीसीपी का अगर पीसी देखेंगे तो वीडियो को चॉप किया गया, ये पहले भी हो चुका है कुछ जगहों पर, जहां वीडियो को काट करके वीडियो अपलोड किया गया ताकि भावनाएं भड़काई जा सके और अपना हिस्सा साधा जा सके और हिंसा भड़काया जा सके। बिल्कुल इस मामले में भी वही हुआ है, वीडियो को कट करने की बात हुई है और कट करके उसको अलग अलग हैंडल से प्रोपेगेट किया गया, अलग अलग हैंडल से उसका प्रसारित किया गया है। तो वो है। दूसरी बात जो आपने अपने एंकरिंग में भी बिल्कुल सही कहा, जो सोशल मीडिया अकाउंट से जो जैसे इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक है या फिर जो इनके अथॉरिटीज है, जो इनके जो अधिकारी है, इनसे भी कोऑर्डिनेट करके एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है कि जो फेक अकाउंट है उनके पीछे बिल्कुल लगातार कार्रवाई इस पूरे मामले में अब की जा रही है और लोगों की जांच भी इस वक्त चल रही है पुलिस के द्वारा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर